Hi everyone, this is Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir की पाठशाला. As you all know that we all are preparing for our upcoming CTET 2024. तो जिसमें हम मैथ पेडागोजी का सेक्शन कर रहे हैं. डेली मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आता हूं. तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा कि गणित पढ़ाने की शिक्षण विधि क्या है. तो मैथ के जो वेरियस टीचिंग मेथड्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गणित कैसे पढ़ा जाए, जिसमें हम लोगों ने एल्पस अप्रोच पढ़ा था पामेला लीबैक की. और आज हम लोग पढ़ेंगे कि गणित पढ़ाने की कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल वे में. यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि मैथमेटिक्स की पेडागोजी है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे. तो लगभग 8 से 9 मेथड्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, आगमन विधि. ठीक है, बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कौन सी विधि है, आगमन विधि है. अब आगमन विधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आगमन विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड. कौन सी मेथड कहते हैं? इंडक्टिव मेथड कहते हैं इंग्लिश में. तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई टीचर है, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं, अगर आगमन विधि का आप कैसे समझेंगे कि मैं इंडक्टिव मेथड का यूज कर रहा हूं? जब कैसे, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट उदाहरण से नियम की तरफ चलूंगा पढ़ाते हुए आपको, मतलब मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद उसके नियम को, उसके जो रूल्स है, मतलब एग्जाम्पल तो रूल्स चलता है इसमें टीचर. तो अगर मैं कोई आपको पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद उसके रूल के नियम को बता रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा कि मैं इंडक्टिव मेथड का उपयोग कर रहा हूं, मतलब आगमन विधि का यूज कर रहा हूं. इसमें क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ टीचर हमेशा बढ़ता है. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझाएगा, फिर उसकी बारीकियों को, छोटी छोटी चीजों को पढ़ाएगा. अब इसके स्टेप हैं, याद रखना है आपको कि आगमन विधि के जो स्टेप हैं वो क्या क्या हैं. आइए मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण. ठीक है, पहले इसमें क्या करता है, पहले टीचर क्या करता है भैया, पहले बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, उसके वेरियस स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन तरीके से आगमन विधि को हमें यूज करना चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स. बच्चों के सामने हम एग्जांपल्स प्रस्तुत करेंगे. क्या प्रस्तुत करेंगे? एग्जांपल का उपयोग करेंगे. अब दूसरा, फिर उसके बाद निरीक्षण करेंगे. बच्चों का हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हाँ बच्चा समझ रहा है क्या, हम बच्चे को जो चीज समझा रहे हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं, क्या उस बच्चे को समझ में आ रही है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. वहीं तीसरी चीज सामान्यीकरण या सूत्रीकरण. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसमें फॉर्मूले का उपयोग करेंगे. जैसे मैं कोई सवाल अगर आपको बता रहा हूं मैथ का, तो उसमें क्या करूंगा, पहले उदाहरण दूंगा आपके सामने, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका ऑब्जर्व करूंगा. ठीक है, मैं चीजों को कैसे समझना है, मतलब क्या उसके बाद का स्टेप है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑब्जर्व करूंगा. उसके बाद मैं क्या करूंगा, सूत्र का, मतलब उसको जनरल करूंगा, उसको जनरलाइज करूंगा या उसमें फॉर्मूले का यूज करूंगा. उसके बाद परीक्षण करूंगा, या मतलब टेस्टिंग जिसको कहते हैं आप, मैथ में टेस्टिंग की जाती है, मतलब सत्यापन करेंगे कि हाँ हमारा उत्तर जो है उस सही है कि नहीं है. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आगमन विधि. तो आगमन विधि के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बिल्कुल भैया हम लोगों ने यही पढ़ा कि इसमें हम उदाहरण से मतलब एग्जाम्पल तो रूल्स की तरफ चलते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं इसमें आगे. और स्टेप की बात करें, जब भी हम किसी चीज को, कॉन्सेप्ट्स को अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पहले क्या, पहले बच्चों को उदाहरण प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, बच्चों का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करेंगे. उसके बाद सामान्यीकरण या फॉर्मुलाइजेशन करेंगे, मतलब फार्मूला का उपयोग करेंगे. उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे, या जिसको सत्यापन कहते हैं आप, या निरीक्षण कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, मतलब टेस्टिंग, या आप क्या कहते हैं इसको, सत्यापन कहते हैं. तो मतलब इस तरीके से हम बच्चे को आगमन विधि का, किसका, आगमन विधि का प्रयोग करते हैं. ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. अब आइए इसके दूसरे मेथड पे चलते हैं. ठीक है, किसके, इसके दूसरे मेथड पे. अगर इसका आपको एग्जांपल, आगमन विधि का एग्जांपल समझना हो तो मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूं. ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. एग्जांपल समझ लीजिए. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, का साधारण ब्याज. तो इसमें पहले भाई 1 ईयर का एसआई निकाल लेंगे. ठीक है, 1 ईयर का क्या एसआई निकाल लेंगे. जैसे 5,000 इंटू 10/100. ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा. उसके बाद दूसरा स्टेप हम इसमें क्या यूज करेंगे, 5,000 इंटू 10/100.
इक्वल टू 500। ठीक, थर्ड में क्या यूज करेंगे, थर्ड में यूज करेंगे 5000 इंटू 10/500 इक्वल टू 1500। ठीक है, क्या 1500। तो इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे इंडक्टिव मेथड का कब हम उपयोग कर रहे हैं, आप कैसे समझेंगे इसका यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि 5000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमको निकालना है। ठीक है, तो 3 वर्ष का निकालेंगे तो 500 इंटू 3 कर देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ईयर के एसआई निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप हो जाएगा, जिसको हम पहला स्टेप हो जाएगा, एग्जांपल दिया बच्चों को, उसके बाद हम इसको जनरलाइज किए, उसके बाद सीधा फॉर्मूले का उपयोग करके इसको हम निकाल दिए। ठीक है, इसको क्या किए, निकाल दिए, 1500 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का उपयोग करना है। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, निगमन विधि। ठीक उसी का अपोजिट कह सकते हैं कि निगमन विधि है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें क्या है कि हमेशा हम किस तरफ चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि बच्चों को पहले हम नियम समझाते हैं, बट उसका जो रूल है उसको वो समझाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं। वहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो रोम्बस का जो नियम है, ठीक है, पहले मैंने नियम लिख दिया कि 4a² इक्वल टू d1² प्लस d2²। ठीक है, ये क्या हो गया, रोम्बस का नियम हो गया। मैंने इसको समझा दिया, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो इतना ही है आपका क्या, इंडक्टिव मेथड, जिसको आप डिडक्टिव मेथड, जिसको आप निगमन विधि बोलते हैं। ठीक है, निगमन विधि में सीधी सी बात आपको इतनी याद रखनी कि ये बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्राइमरी में नहीं होता है। आगमन विधि जो होता है वो प्राइमरी में यूज होता है। ठीक है, तो ये डिडक्टिव मेथड बड़ी कक्षाओं में उपयोग होता है, इतना समझना। तीसरा है व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं। अब लेक्चर मेथड क्या होता है भाई, लेक्चर आप समझ रहे होंगे कि हम आए क्लास में और लेक्चर देना चालू कर दिए। जैसे इसका उपयोग कब होता है, जैसे मैं क्लास में आपके कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं तो डायरेक्ट उस पर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता हूं, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर देता हूं, 10 से 15 एग्जांपल दे देता हूं। तो ये क्या है, ये लेक्चर मेथड है। अब आइए देखते हैं अध्यापक इसमें क्या होता है, मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि बिल्कुल भाई टीचर जो है उसमें टीचर सेंटर मेथड होता है। क्या, टीचर लेक्चर, जो लेक्चर मेथड होता है ये टीचर सेंटर मेथड होता है, और इसमें जो बच्चा होता है वो पैसिव लर्नर होता है। ठीक है, बच्चा पैसिव लर्नर इसमें होता है। दूसरी चीज इसमें ये याद रखनी है, और तीसरी चीज इसमें कि बालक जो है अध्यापक को बस सुनता है, मतलब टीचर आएगा अपना बांचेगा, अपना जो भी है पढ़ाएगा और बच्चा सुनेगा। बच्चा पैसिव लर्नर होता है, और टीचर जो होता है ये टीचर सेंट्रिक मेथड होता है। टीचर एक केंद्र बिंदु होता है। और जिसको चाक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, ये याद आपको रखना है। क्या, चाक एंड टॉक मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं या उसके रिवीजन में हम किसका उपयोग करते हैं, तो लेक्चर मेथड का उपयोग करते हैं। आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फोर्थ मेथड पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। ठीक है, क्या एनालिटिक मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, विश्लेषण का सीधा सा शब्द इतना ही मतलब होता है कि हम चीजों, अलग अलग चीजों को तोड़ना। ठीक है, एनालिसिस करना मतलब एक प्रश्न को कई अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के करना, ये क्या कहता है, एनालिसिस मेथड कहता है। अब इसका देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, अलग अलग भागों में तोड़ना, इसका मतलब होता है एनालिसिस, जिसको हम सिंथेसिस मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं। अज्ञात से ज्ञात की तरफ का क्या मतलब हुआ कि कोई जो भी चीजें अज्ञान है, जैसे बच्चों को हमें पेड़ के बारे में समझाना है, ठीक है, या बच्चे को हमें टेबल के बारे में पढ़ाना है, तो उससे पहले हम लोग काउंटिंग, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर मुझे किसी ज्ञात चीज की तरफ लेके जाना है, तो बच्चों को हम अज्ञात की तरफ, पहले अज्ञात वाली चीज बताएंगे, उसके बाद बच्चे को ज्ञान वाली तरफ चीजें, ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे। मतलब सीधी से मतलब यही समझिए कि बच्चों को जो कुछ नहीं पता है, ठीक है, पहले उसको समझाएंगे ताकि बच्चा जो चीज हम समझाना चाहते हैं वहां तक खुद ही पहुंच जाए। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसमें अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं। वही भाई जो बच्चों को नहीं पता चलता है, नहीं पता रहता है, जैसे रोटी समझाया मैंने, पहले रोटी कहा बच्चों को, फिर उसके बाद सर्कल का चित्र बना दिया बच्चों को, तो बच्चा समझ जाता है सर्कल है। ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है, ज्यामिति तथा रेखा गणित में इसका उपयोग होता है। जो ज्योमेट्री होती है और अलजेब्रा होता है, इसमें यूज होता है। किसमें, इस मेथड का, लेक्चर मेथड का। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, सी प्लस डी में सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, इसमें सिद्ध करिए कि ए सी प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी टू प्लस 4 बी डी अपॉन 4 सी डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
यहां तक आपको समझ में आया विश्लेषण विधि। अब आगे चलते हैं जिसको हम कहते हैं संश्लेषण विधि। ठीक है, ठीक उसका अपोजिट, किसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषण विधि बोलते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक मेथड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, एनालिटिक मेथड में हम लोगों ने जो संश्लेषण विधि थी, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि चीजों को अलग अलग भागों में तोड़ के बच्चों को समझाने की कोशिश की। अब इसमें क्या हुआ कि अलग अलग चीजों को तोड़ के हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ही यही होता है कि अलग अलग भागों को जोड़ना। कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते समय चीजों को तोड़ तोड़ के जो है कि उसको हम एक सेंटर में ले आ देंगे। और इसमें हमेशा हम जो बच्चे को पता होती है वो कॉन्सेप्ट पहले समझाते हैं, उसके बाद अज्ञात की तरफ, जो बच्चों को नहीं पता होता है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मूल से अमूल की तरफ चलते हैं, वही कि मतलब बच्चा जो जानता है उसके बाद जो नहीं जानता उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो ये था संश्लेषण विधि। अब आइए नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। ऐसे ही 3-4 मेथड्स और हैं जो कि सिंपल है, तरीके से समझना, बस समझना है आपको। मेरा यहां मकसद है कि आप समझें, चीजों को रटिए मत। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, अब चलते हैं हम लोग प्रयोगशाला विधि पे। ठीक है, क्या, प्रयोगशाला विधि पे। ये कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि ठीक, प्रयोगशाला विधि जिसको हम लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं भाई, लेबोरेटरी मेथड। इसमें आप लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज होता है, शिक्षण को अधिक रुचि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है। वहीं अगला लिख लीजिए, इसमें यूज होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में यूज। वहीं अगला लिख लीजिए, इसमें ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे बेस्ड होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, करके सीखने पर जोर देता है। और जोर देता है, ये समझना है आपको। वहीं आगे चलते हैं। ठीक, इसमें बच्चा जो है इसमें क्या करता है, खुद का उपयोग, लर्निंग बाय डूइंग का मेथड का यूज करता है। इसमें ज्योमेट्री के बच्चा बेसिक सीखता है, इससे ज्योमेट्री के बेसिक को सीखता है। बेसिक को सीखता है। ठीक, बस आपको इतना समझना है इसमें। देखिए, ये मेथड जो है, कौन सा मेथड, प्रयोगशाला विधि, जिसको हम लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें आपको बस इतना ही समझना है, क्या समझना है कि इसमें हम शिक्षण को, जब टीचिंग, जो हमारा टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि बच्चे को और इंटरेस्टिंग लगे, बच्चा बोर ना हो, तो अधिक रुचिकर बनाने के लिए, मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम किसका मेथड करते हैं, इसका प्रयोगशाला विधि का मेथड करते हैं। और इसका यूज जनरली छोटी कक्षाओं में होता है, क्योंकि बच्चों को हम वेरियस, लेबोरेटरी का मतलब ही क्या हुआ, उसमें बच्चों को हम अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, मैथमेटिकल्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, ताकि बच्चा बेसिक को समझे। वहीं ये बेस्ड होता है लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि बच्चे के पास जो भी एक्सपीरियंस होता है, बच्चे के पास जो भी आइडिया होता है, जो नॉलेज, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये 9वां है, समस्या समाधान विधि, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए इसको मतलब, इसके मतलब को समझते हैं। इसमें करके सीखने पर बल देता है, मतलब भाई बिल्कुल इसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड कहा जाता है, इस पर फोकस करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है
कि हम अगर कोई प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं कि चलो ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको तुम सॉल्व करो, तो आप इसको क्या खुद से करने पे मैंने आपको ये काम दिया कि आप खुद से करिए, तो आप इसको क्या कहेंगे, लर्निंग बाय डूइंग मेथड कहेंगे। वहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता विकसित होते हैं। बिल्कुल भाई, अगर हम आपको प्रॉब्लम देते जा रहे हैं, आप खुद से करने में सक्षम बनते जा रहे हैं, आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है इससे यही होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों में लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का विकास होता है। बिल्कुल होता है। विकास कैसे होता है कि अगर कोई बच्चा है, अगर हमने उसको समस्या दिया कोई और कहा कि तुम इस समस्या का समाधान करो, चाहे जैसे अपने दोस्तों की मदद से, चाहे अपने परिवार की मदद से, चाहे अपने पड़ोसी की मदद से, चाहे अपने दोस्तों की मदद से, तो बच्चा इससे क्या होगा, इससे आपका मेंटल, आप अपनी पूरी रीजनिंग एबिलिटी का, अपने पूरे मेंटल जो आपके पास दिमाग है, जो आपके पास सोच है, जो इंफॉर्मेशन है, आप उसको पूरा लगाएंगे उसको समझने में, उसको सर्च करने में। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, हमारा लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का विकास होता है। अब आगे की बात करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको सेल्फ लर्नर बनाना। इसका मतलब स्वाध्यायी बनाना। अब सेल्फ लर्नर बनाने का क्या मतलब हुआ, सेल्फ लर्नर बनाने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें ये चाहते हैं कि आप हमेशा एक लाइन याद रखनी होती है हमें कि बी अ सेल्फ लर्नर, हमेशा हमें स्वाध्यायी होना चाहिए। कि देखिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज अगर खुद से करके सीख लिया तो उससे बड़ा टीचर कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपको वो इतिहास बन जाता है, आप एक लाइफ टाइम उस चीज को सीख लेते हो। अब इससे बच्चा ग्रुप डिसीजन, बिल्कुल भाई, ग्रुप का निर्णय लेना सीख जाता है। जैसे मैंने 5 के बच्चों का ग्रुप दिया और उसमें आपको लीडर बना दिया कि तुम 5 लोग जाओ और इस समस्या का समाधान लेकर आओ, तो एक बच्चा किसी लीडर को बना दिया, या हर बच्चे मिलके उसमें क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके स्टेप क्या है, पहला स्टेप है समस्या का चयन करना। अब एग्जांपल समझिए, समस्या का चयन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि जाओ तुम किसी गार्डन में और वहां पे जितने भी व्हाइट कलर के रोज हैं, ब्लू कलर के रोज हैं, पिंक कलर के हैं या रेड कलर के हैं, उनको सर्च करके आओ और पेन कॉपी में लिख के आओ। अब बच्चे गए गार्डन में, तो इससे समस्या का चयन हुआ। दूसरा, समस्या चयन का कारण। अब ये समस्या हमने चुनी क्यों चुनी, क्योंकि हमको बच्चे को जोड़ सिखाना है कि भैया एडिशन सिखाना है, तो ये समस्या का कारण। वो बच्चे गए वहां पे लिख के आए, ठीक है। वही समस्या को पूर्ण करना, बच्चे गए मतलब गार्डन में गए, उन्होंने कॉपी में लिखा कि 2 रेड हैं, 2 व्हाइट हैं, 2 ब्लू हैं या 2 ब्लैक हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आगे की बात करें तो इसमें इसके बाद समस्या को हल कर लिया। समस्या को हल करने का मतलब बच्चों को क्लास में आए लिख के उनको मैंने समझाया कि हाँ, मैंने आपको गार्डन में भेजा था, आपने गया, समस्या को अपने बच्चों ने खोजा, आपने लिख के आया कितने गुलाब हैं, कौन ब्लू है, कौन रेड है, कितने हैं, तो आपने अपने कॉपी में लिखा। अब इसका मेरा ये मकसद था कि मैं आपको एडिशन सिखा सकूं। अगर कहीं किसी गार्डन में 2 रेड फुल है, मतलब रेड रोज है, 2 व्हाइट है, 2 पिंक है, 2 ब्लू है, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो मेरा ये मकसद था क्या, आपको एडिशन सिखाना, तो बच्चे समस्या को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। आपने समस्या का हल कर दिया। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।